करेंगे हम लोग, अब श्वसन की बात करेंगे, ठीक है ना। श्वसन क्या होता है? सामान्यतः आप लोग श्वसन यही जानते हो कि हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसी को गुरुजी श्वसन कहते हैं। बात सही है क्या? क्या हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, क्या वही श्वसन है? बिल्कुल नहीं, वो श्वसन का एक हिस्सा है, श्वसन का एक मात्र छोटा सा हिस्सा है, यानी उस छोटा सा प्रक्रिया है एक श्वसन क्रिया का, छोटा सा, ठीक ना। तो फिर श्वसन कहते किसको है? तो देखिए यहां पर श्वसन हम उसे कहते हैं मेरे दोस्त, जो भोजन हमने पचाया था, जो भोजन हमने पचाया था उस भोजन का कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करना, या फिर ऊर्जा में परिवर्तित करना। क्लियर? यानी कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि जो भोजन में संग्रहित ऊर्जा है उसको क्या करना? कोशिका में इस्तेमाल योग्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। क्लियर ना? जैसे मान लो हमने कहा कि गुरुजी हम सब भोजन को पचा पुचा करके और सीधे सीधे हमने कहा कि हमने ग्लूकोज लिया है C6H12 और O6 हमने लिया है, ठीक ना। हमने ग्लूकोज यानी कुल मिलाकर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, तो इसीलिए हम लोग इसको मेरे क्या कहते हैं, हम लोग ये जो ना ये ऊर्जा का स्रोत है, कोशिकीय ईंधन हम लोग इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं ईंधन, कोशिका का ईंधन, या फिर ऐसा कह सकते हो कोशिकीय ईंधन। ईंधन का काम क्या होता है बाबू मेरे? ईंधन का काम होता है जल के क्या करना? ऊर्जा देना। तो यहां पर कोशिका में कोशिकीय ईंधन के रूप में कौन है? ग्लूकोज है। क्लियर? अब इसका विखंडन होता है, अब ये विखंडित होकर के ऊर्जा देगा, अब उस ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे शरीर में होगा, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन। ठीक है। अब ये श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन होता है और एक होता है अवायवीय श्वसन। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है मेरे? ये सीधे सीधे ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होता है। क्लियर? इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, यानी ग्लूकोज का इसमें पूर्ण उपचयन होता है, एकदम जबरदस्त तरीके से ग्लूकोज को निचोड़ लिया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा, अब मान लो कि ग्लूकोज को अगर पूरे तरीके से हम लोग निचोड़ेंगे तो ऊर्जा तो ज्यादा निकलेगा, तो यहां से हम जैसे ही पूर्ण उपचयन करेंगे तो यहां से ज्यादा मात्रा में क्या होगा? ऊर्जा निकलेगा। याद रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा? यहां से ऊर्जा निकलेगा। क्लियर ना? सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगा और वो ऊर्जा लगभग 36 एटीपी होता है, 36 एटीपी होता है। एटीपी का मतलब क्या होता है मैं यहीं पे बता देता हूं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके बाबू, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी होता है, और इसी एटीपी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा मुद्रा। इसको क्या कहते हैं हमारे? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। याद रखिएगा ये दोनों, एक कोशिकीय ईंधन और दूसरा ऊर्जा मुद्रा, याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा यहां पर कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलता है, लगभग 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये सारा काम कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है मेरे दोस्त? याद रखिएगा, ये सारा काम जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना? ये यानी वायवीय श्वसन कहां होगा? तो आपसे पूछा जाएगा कहां होगा, तो कहिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। साथ ही साथ ये क्यों लिखे हम, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके। अब यहीं पर अवायवीय श्वसन की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑक्सीजन के बिना होता है। अ मतलब नहीं, है ना? अ मतलब नहीं, यानी ऑक्सीजन के बिना होता है अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होगा? जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन नहीं होगा, और जब पूर्ण उपचयन नहीं होगा तो ऊर्जा बहुत कम मात्रा में निकलेगा, लगभग 2 एटीपी।
कितना, लगभग 2 एटीपी ऊर्जा जो है ना यहाँ पर मिलेगा। और ये कहाँ होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा सब लोग मिलकर के, ये जो है ना ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। वायवीय श्वसन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर ना। अब वायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और ऊर्जा मुक्त होता है यहाँ से। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त होता है। क्लियर ना। तो ये 2 प्रकार के अपना श्वसन देखने को मिला, एक वायवीय श्वसन देखने को मिला, एक अवायवीय श्वसन देखने को मिला। अगर हम आपसे पूछे बताओ हम लोग कौन सा श्वसन करते हैं, कमेंट बॉक्स पे बताना। आइए अब मेरे इसका थोड़ा सा प्रोसेस हम देखते हैं। अपने पास एक चार्ट है, इस चार्ट को जरा गौर से देखिएगा तो आपको चीजें क्लियर दिखेंगी। सबसे पहले अगर बाबू हम बात करें तो ग्लूकोज का, सबसे पहले ग्लूकोज का जो है वो पाइरुवेट में विखंडन होता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज का सबसे पहले पाइरुवेट में विखंडन होता है और ये कहां होता है, कोशिका द्रव में होता है। आपसे प्रश्न एक बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि बताइए श्वसन का पहला चरण क्या होता है। आपसे प्रश्न बाबू मेरे पूछा गया है श्वसन का पहला चरण। तो श्वसन का पहला चरण बाबू मेरे ये होता है ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए कि श्वसन का पहला चरण क्या होता है, तो ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन, ये पहला चरण। और कहां होता है ये, तो ये कोशिका द्रव में होता है। तो यहां पर जो मैंने कहा कि ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये चाहे वो वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, ये पहला काम दोनों में होगा। पहला काम तो दोनों में होगा, चाहे वो वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, ये पहला काम दोनों में होगा। यानी ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना, ये पहला काम जो दोनों में होगा, चाहे वो वायवीय हो चाहे अवायवीय हो। और कहां होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। इसलिए मैंने यहां पर ये चीज लिखा है, कोशिका द्रव्य। अब आगे देखिएगा, अब पाइरुवेट का जो विखंडन होगा, आप देखिएगा सबसे पहले अगर अवायवीय श्वसन की बात करें यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ईस्ट में होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप आपको मिलेगा इथेनॉल। क्या मिलेगा, इथेनॉल। और ये ईस्ट में भी होता है मेरे दोस्त, किसमें, किण्वन होता है, किण्वन होता है। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, किण्वन, और किण्वन के थ्रू ही इथेनॉल बनाया जाता है। दारू 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 इसी के थ्रू बनता है, ठीक ना। तो ईस्ट में अगर हम लोग देखें अवायवीय श्वसन ईस्ट में अगर होता है तो इसमें इथेनॉल बनता है C2H5OH, ठीक ना। क्या बनता है, C2H, क्या बनता है, C2H5OH, ये इथेनॉल बनता है, दारू दारू जो पीते हैं लोग। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहां पर क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, छोटा सा थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है। क्लियर। अब यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन के अभाव में, यानी ऑक्सीजन रहेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में रहेगा। जैसे हम लोग मान लो कि दौड़ रहे होते हैं या फिर कहीं भाग रहे होते हैं, तो उस दौड़ने और भागने के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता है। आज जब ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता है तो हमको तो ऊर्जा चाहिए ना, हमको तो भागना है, हमारे पेशी को तो भाई ऊर्जा चाहिए। दिमाग ने सेट कर दिया है कि भाई भागना है, इसके लिए चाहे जो कुछ हो जाए, पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है। तो जब हमें भागना होता है तो ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमारी पेशियां जो है वो क्या करती हैं, श्वसन करना शुरू करते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो चाहिए अपने को। हम भाग रहे हैं, श्वसन की क्रिया मतलब हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हमारी पेशियां जो है ना ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन करना शुरू करती हैं कोशिका द्रव में, ठीक है। और वहां से बाबू मेरे ऊर्जा मिलता है, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और ये लैक्टिक अम्ल जो है किसका जो है ना कारण बनता है, तो ये क्रैम्प का कारण बनता है। किसका, क्रैम्प का कारण बनता है। ये क्रैम्प क्या होता है बाबू मेरे, ये दर्द होने लगता है पेशियों में, क्या होता है, दर्द। इसी लैक्टिक अम्ल के कारण दर्द होना शुरू हो जाता है।
और धीरे 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 क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतते जाता है तो ये लैक्टिक अम्ल बाबू में खुद टूट जाता है और यहां पर क्रैम्प भी यानी दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाता है। क्लियर ना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बोले तो वायु की उपस्थिति में वायवीय श्वसन, और ये कहां होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहां होगा बाबू मेरे, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और सबसे अच्छा इसी श्वसन को माना जाता है क्योंकि यहां से ऊर्जा भारी मात्रा में निकलता है, यहां से ऊर्जा भारी मात्रा में बाबू मेरे निकलता है। तो याद रखिएगा, यहां से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान यानी सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है, उसके साथ साथ जल भी है, वाष्प के रूप में निकल जाता है और ऊर्जा मिल जाता है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ का बढ़िया तरीके से क्या होता था, निपटारा हो जाता है और हम लोग स्वस्थ भी रहते हैं। इससे थोड़ा सा हानि होता है, ये अवायवीय श्वसन तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, मरमुरा के खत्म हो जाएंगे। अभाव में कर सकते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम लोग थोड़ा नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। याद रखिए, तो ये तीन चीजें याद हो गई आपको, ये पहला याद रखिएगा। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। पहला चरण क्या होता है, ग्लूकोज से पाइरुवेट में विखंडन क्या होता है अपना, कोशिका द्रव्य में होता है। ये पहला चरण होता है श्वसन का। क्लियर ना। तो यहां तक श्वसन आपने देखा। अब अगर मनुष्य की बात करें बाबू मेरे, तो मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया वही है, सीधी सी बात है, सीधा सीधा वही होगा, सांस लिया जाएगा। अब वायु जो है ना, मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु जो है बाबू मेरे, मनुष्य के श्वसन तंत्र में अब कौन से माध्यम से जाता है, किधर किधर से होकर गुजरता है, किस किस अंग से होकर गुजरता है, अब हमें यह देखना है। ठीक है, तो आइए यहां पर देखिए बाबू मेरे, यहां पर मैंने लगाया है, ये मानव का श्वसन तंत्र है। मानव के श्वसन तंत्र में एक नसा द्वार होता है जो वायु का प्रवेश द्वार होता है। वायु के प्रवेश द्वार से वायु प्रवेश करती है, उसके बाद से मेरे दोस्त मुख गुहा से होते हुए ये मुख गुहा में नहीं जाएगी, ये सीधे ग्रसनी तक पहुंचती है। ग्रसनी क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, ये कॉमन पैसेज होता है। किसके लिए, ये कॉमन पैसेज होता है भोजन के लिए भी और वायु के लिए भी। ग्रसनी यानी भोजन जब जाएगा तो उसी के थ्रू होके जाएगा, वायु भी जाएगा तो उसी के थ्रू होके जाएगा। अब कहोगे गुरुजी जब दोनों के लिए कॉमन पैसेज है तो यहां पर खाना जब खाएंगे तो वो अपना ये ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में नहीं चला जाएगा, तो नहीं बाबू मेरे, वहां पर नहीं जाएगा, वहां पर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है मेरे दोस्त, एक फ्लैप लगा हुआ होता है, यहां पर होता है ग्लोटिस, इसको कहते हैं ग्लोटिस, यहां पर लगा हुआ था ग्लोटिस, और इसी के ऊपर एक फ्लैप दिख रहा है यहां पर, इसको कहते हैं इपीग्लोटिस। ये श्वास नली का जो ओपनिंग होता है उसको कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस, ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे, ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, ग्लोटिस कहते हैं। और इसी के ऊपर लगा हुआ था एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ढक्कन बंद करने वाला ढक्कन, उसको कहते हैं इपीग्लोटिस। क्या कहते हैं, इपीग्लोटिस कहते हैं। और जो भोजन वाला जो मार्ग होता है उसके ओपनिंग को कहते हैं गललेट, उसके ओपनिंग को क्या कहते हैं हम लोग, गललेट कहते हैं। याद रखिएगा, वो खुला रहता है, उसमें कोई फ्लैप नहीं रहता, उसमें कोई ढक्कन नहीं रहता। लेकिन जो श्वास नली का जो ओपनिंग होता है, जो द्वार होता है, उसको हम लोग ग्लोटिस कहते हैं, और उसी पर रहता है इपीग्लोटिस, जो क्या करता है, ढक्कन लगाता, ढक्कन लगाता, ढक्कन। वो सब कहां होता है, ग्रसनी में इसका ओपनिंग होता है। ठीक है, तो अब वायु जो है ना ग्रसनी से होते हुए अपने पहुंचा किसमें, श्वास नली में, जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। श्वास नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। याद रखिएगा, ये ट्रैकिया भी कभी कभी दे देता है, श्वास नली नहीं देगा तो ट्रैकिया लिख देगा, तो इसको याद रखिएगा। अब श्वास नली में वायु पहुंचा, तो अब वायु जो है ना, वो जब हम खींचते हैं तो हाई प्रेशर के साथ खींचते हैं। अब उस हाई प्रेशर से ये अपना श्वास नली डैमेज ना हो जाए, अब ये डैमेज ना हो जाए, इसी डैमेज से बचाने के लिए इसके ऊपर उपास्थि का बलय यानी कार्टिलेज का रिंग इस पे लगा हुआ होता है। कार्टिलेज का रिंग बोले तो उपास्थि का बलय, जो क्या करता है, इस श्वास नली को बचाता है, क्षति होने से बचाता है, पिचकने से बचाता है। कौन, अपना कार्टिलेज, बोले तो उपास्थि का बलय।
अब वायु इससे होते हुए श्वसनिका में पहुंचेंगी, ठीक ना, श्वसनी में पहुंचेंगी। अब वायु श्वास नली से होते हुए कहां पहुंची, श्वसनी में पहुंची। कहां पहुंची, श्वसनी में पहुंची। क्लियर ना। अब श्वसनी से होते हुए श्वसनिका में पहुंची और श्वसनिका से होते हुए वायु कोष्ठक में पहुंची। जो वायु कोष्ठक आपको यहां पे दिख रहा है कुरकुरे की तरह, ये वायु कोष्ठक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कूपिका कह देते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे, इसको कूपिका कह देते हैं, ये कूपिका है। अब यहीं से जो है ना आपका क्या होगा, यानी यहीं से ऑक्सीजन जो है ना वो लिया जाएगा, मतलब दिया जाएगा, किसको, रक्त को दिया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से, यानी हम यहाँ पर रक्त लिख देते हैं, यहीं से रक्त को दिया जाएगा, और CO2 जो है ना क्या किया जाएगा, यहीं से ये रक्त से लिया जाएगा, इनके द्वारा। किस विधि द्वारा, तो साधारण विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। और आप सबको पता ही है विसरण किस माध्यम से होता है, यानी ये सांद्रण के हिसाब से होता है कि अगर वायु की मात्रा अगर अंदर बढ़ गई, अगर मान लो कि ऑक्सीजन की सांद्रता अगर इसके अंदर ज्यादा है तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब मान लो इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया और रक्त में ऑक्सीजन कम हो गया, तो इधर से ऑक्सीजन कहां जाएगा, रक्त में जाएगा। अब चूंकि रक्त में ऑक्सीजन, ये श्वसन की क्रिया चल रही होती है कोशिकाओं में, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी तो निकालना। तो इसका मतलब ये है कि रक्त में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है। तो अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता रक्त में बढ़ रही होती है, तो अब क्या है भाई, अब रक्त से क्या होगा, इसमें कम है कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन रक्त में ज्यादा है, तो अब रक्त से क्या होगा, इसमें आएगा विसरण के द्वारा। अब ये फिर वापस से जैसे जैसे हवा आया था वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाकर के बाहर, नाक से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये प्रोसेस समझे आप, क्लियर है ना, कि हमने क्या कहा, नसा द्वार से वायु प्रवेश करेगा, वायु प्रवेश हो करके पहुंचेगा अपने ग्रसनी के पास। ग्रसनी के पास 2 छिद्र दिखेंगे, एक को गललेट कहते हैं, एक को क्या कहते हैं हम लोग, अपना ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। तो अपने को वायु गललेट में नहीं भेजना है, ग्लोटिस में भेजना है। तो ग्लोटिस में घुसेगा और उसके साथ जो है ना श्वास नली बोले तो ट्रैकिया तक पहुंचेगा, और ट्रैकिया से होकर के श्वसनी तक पहुंचेगा, ठीक है। जो बटा हुआ भाग है ये वाला जो बटा हुआ भाग है, ये वाला ये श्वसनी है, ठीक है ना, श्वसनी तक पहुंचेगा। और श्वसनी से भी ब्रांचेज निकले हुए होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं, वहां तक पहुंचेगा, श्वसनिका तक पहुंचेगा, और श्वसनिका तक होते हुए कहां पहुंचेगा, कूपिका तक पहुंचेगा, वायु कोष्ठक तक पहुंचेगा। अब ये वायु कोष्ठक से होकर रक्त को भाई बाबू मेरे ये दे दिया जाएगा, रक्त को दे दिया जाएगा, वायु बोले तो ऑक्सीजन दे दिया जाएगा, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फिर वापस उसी मार्ग से अपने शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो एक ये माध्यम होता है, इतनी सी बात क्लियर। तो ये अपना मनुष्य में श्वसन होता है। बाकी मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, आपने यहाँ पर देख लेना है, ठीक है ना। सारी चीजें मैंने आपको बता दी अच्छे तरीके से, क्लियर ना। आप देख लो, जैसे नासिका वायु को शरीर में प्रवेश कराती है, कौन, अपना नासिका वायु को शरीर में प्रवेश कराती है, उसे छानती भी है, नम करती है तथा गर्म करती है। ठंडी के दिनों में गर्म करती है और गर्मी के दिनों में ठंडा करती है, ठीक है ना। उसी तरह से ग्रसनी की बात करें तो नाक और मुंह के आने वाली वायु को श्वास नली तक पहुंचाने का मार्ग देती है, कौन, ग्रसनी। कंठ की बात करें, कंठ नली, यानी इसको स्वर तंत्र कहते हैं, वॉइस बक्स भी कहते हैं। यहाँ स्वर उत्पन्न होता है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एडम्स एप्पल की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए श्वास नली की बात करें तो ये क्या होता है, ये वायु को फेफड़े तक ले जाने वाली नली होती है, जिसमें सी आकार का अर्धवलयाकार उपास्थि का वलय होता है, ठीक ना। जो क्या करता है मेरे दोस्त, ये इसको ढलाने नहीं देता, इसको रैप्चर्ड नहीं होने देता, इसको क्षति नहीं होने देता, पिचकने नहीं देता है, ठीक है। तो ये यही सारी चीजें हम लोगों ने अभी देखी है। अब श्वसनिकाएं हैं, श्वास नली 2 शाखाओं में बंटकर दोनों फेफड़े में प्रवेश करती है, और उसके बाद से ये छोटी नलिकाएं होती है जो वायु कोशों तक जाती है, जिसको कूपिका कहते हैं। अब ये वायु कोश जो है ना, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे ऑक्सीजन रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर। इस प्रकार से क्या होता है, अपना रक्त से फेफड़े में और फेफड़े से रक्त में वायु का आदान प्रदान होता है। तो यहां से अपना श्वसन समाप्त होता है, क्लियर ना। श्वसन में कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।